आज चैप्टर है थर्ड, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या होती है? अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों में लक्षणों की अनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाती है। जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग बेटसन ने किया था। अभी अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? वह लक्षण जिनका सजीवों में लैंगिक जनन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है। वंशागति, हेरिडिटी। अनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण वंशागति या हेरिडिटी कहलाता है। हेरिडिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्पेंसर ने किया था। लैंगिक जनन में जीन विनिमय के होने के कारण एक ही जाति के सजीवों के मध्य परस्पर विभिन्नताएं पाई जाती है। जीन यह वंशानुक्रम की वह मूल इकाई है जिसके द्वारा लक्षण माता पिता से उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। जीन में गुणसूत्र पर डीएनए की एक विशिष्ट लंबाई होती है। डीएनए का एक विशिष्ट खंड होता है जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। उस प्रोटीन के लिए जीन कहलाता है। संक्षेप में जीन डीएनए का एक खंड है जो एक कोशिका में एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र, ये हर एक कोशिका के केंद्रक में मौजूद लंबे धागे होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए के बहुत लंबे अणु होते हैं। एलील जीन की एक जोड़ी जो एक ही चरित्र के दो विकल्पों को नियंत्रित करती है, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। समयुग्मजी जब किसी विशेष जीन के दो युग्म विकल्पी समान होते हैं, जैसे दो बड़े कैपिटल टी। विषमयुग्मी जब किसी विशेष जीन के दो युग्म विकल्पी भिन्न होते हैं, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। प्रभावी डोमिनेंट एलील एक एलील जो किसी जीव के फेनोटाइप को विषम युग्मजी और सम युग्मजी दोनों स्थितियों में प्रभावित करता है। इसे बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है, जैसे मटर के पौधे में लंबाई कैपिटल टू लॉन्गर टी से प्रदर्शित होती है। अप्रभावी रिसेसिव एलील एक एलील जो प्रमुख एलील की अनुपस्थिति में जीव के फेनोटाइप को प्रभावित करता है, जैसे मटर के पौधे में बोनापन स्मॉल टी से प्रदर्शित होता है। द्विगुणित कोशिका या जीव जिसमें जीन के दो सेगमेंट होते हैं, दो सेट होते हैं, जैसे मानव शरीर की कोशिकाएं। द्विगुणित कोशिकाओं में अनुवांशिकी संरचना 2n होती है। अगुणित कोशिका या जीव जिसमें जीन का एक सेट होता है, जैसे मानव प्रजनन कोशिकाएं, शुक्राणु और अंडाणु। अगुणित कोशिकाओं में n की अनुवांशिक संरचनाएं होती है। ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम समान गुणसूत्र जोड़ों को ऑटोसोम कहा जाता है। गुणसूत्र युग्म जो भिन्न होते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 1 से 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं, जबकि 23वीं जोड़ी महिलाओं में XX और पुरुषों में XY, जिन्हें X और Y के रूप में नामांकित किया गया है, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? मनुष्य में व्यक्ति का लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं, जिनमें से 22 नर और मादा में समान होते हैं और ऑटोसोम्स के रूप में जाने जाते हैं। शेष एक लिंग गुणसूत्र है जो पुरुषों में XY और महिलाओं में XX होता है। नर 2 प्रकार के शुक्राणु X और Y पैदा करते हैं, जबकि मादा एक प्रकार के अंडे X का उत्पादन करती है। यदि एक X प्रकार का शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो बच्चे का लिंग मादा होगा। यदि Y प्रकार के शुक्राणु अंडे को निषेचित करते हैं तो बच्चे का लिंग नर होगा।
ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। इन्होंने उद्यान मटर पायसम सटाइवम पर संकरण प्रयोग किए। इनके प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने प्रस्तुत किया गया। सन 1866 में इन्हें इस सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण प्रयोग के नाम से प्रकाशित किया गया। मेंडल के नियमों की पुनः खोज हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस व ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन सेरमिक ने अलग अलग कार्य करते हुए की। अब मेंडलवाद क्या होता है? मेंडलवाद मेंडल के आनुवंशिकी नियमों को मेंडलवाद कहते हैं। मेंडल के प्रयोगों के लिए चयनित मटरों के पौधे के प्रमुख लक्षण, पादपों का लक्षण यानी मटर के पौधे के लक्षण। अब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों होते हैं। उसमें लक्षणों में पादप की लंबाई, प्रभावी लक्षण में लंबा, अप्रभावी लक्षण में बौना होगा। पुष्प की स्थिति प्रभावी लक्षण में अक्षीय और अप्रभावी लक्षण में शीर्ष होगी। पुष्प का रंग प्रभावी लक्षण में बैंगनी और अप्रभावी लक्षण में सफ़ेद होगा। फलों की आकृति फली प्रभावी लक्षण में फुली हुई होगी और अप्रभावी लक्षण में चिपकी हुई होगी। फली का रंग अप्रभावी लक्षण में पीला और प्रभावी लक्षण में हरा होगा। बीज की आकृति प्रभावी लक्षण में गोल और अप्रभावी लक्षण में झुर्रीदार होगी। बीज का रंग प्रभावी लक्षण में पीला और अप्रभावी लक्षण में हरा होगा। संकरण प्रयोगों के लिए मटर पौधे का चुनाव कैसे हो? मटर पौधे का चुनाव निम्न कारणों से हुआ था। मटर एक वर्षीय पादप है। मटर के पादप का आकार छोटा होता है। मटर में बीजों की संख्या अधिक होती है। मटर द्विलिंगी पादप है। स्वपरागण पाया जाता है। मटर के पौधों में पर परागण आसानी से होता है। मटर के पौधों में कई लक्षण विपरीत प्रभाव दर्शाते हैं। मेंडल के प्रयोग, पहला आता है एक संकर संकरण। एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया संकरण, जैसे पादपों की लंबाई, लंबा व बोना। मेंडल ने शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने मटरों के पौधे का चयन कर संकरण कराया। शुद्ध लंबे कैपिटल टी एंड शुद्ध बोने यानी स्मॉल टी, यह हो गए युग्म कारक। इनके संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी के सभी पादप लंबे थे। जो लक्षण प्रकट नहीं हुए वे अप्रभावी लक्षण कहलाए और जो लक्षण प्रकट हुए वे प्रभावी कारक कहलाए। यहाँ लंबेपन का लक्षण प्रभावी व बोनेपन का लक्षण अप्रभावी है। पीढ़ी की सभी संततियाँ विषम युग्मजी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होती है। मेंडल ने F1 पीढ़ी की संततियों के बीच क्रॉस कराया और द्वितीय पीढ़ी F2 प्राप्त की। F2 में दोनों प्रकार के उत्पादन प्राप्त हुए। F2 पीढ़ी के लक्षण प्ररूप अनुपात 3:1 है और जीन अनुसार अनुपात 1:2:1 है। एक संकर संकरण का शुद्ध लंबे और क्रॉस कराया शुद्ध बोनों से, तो F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। इन्हीं विषम युग्मजी लंबे पौधे F1 पीढ़ी को आपस में क्रॉस कराया तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे और अशुद्ध लंबे व शुद्ध बोने तीनों तरीके के पादप प्राप्त हुए। परिणाम, प्रयोगों के आधार पर दो नियम बनाए गए। पहला, प्रभाविता का नियम। एक जोड़ी विप्रियासी लक्षण वाले पौधों का संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में एक लक्षण ही प्रकट होता है, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यह प्रभाविता का नियम कहलाता है। पृथक्करण या युग्मजों की शुद्धता का नियम। F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण प्रकट होते हैं। जनन के दौरान युग्मजों के बनने के समय एक दूसरे से पृथक होना पृथक्करण कहलाता है। संकर संतति विषम युग्मजी होती है। इसमें कारक युग्म के दोनों कारक साथ साथ रहते हैं, लेकिन युग्मक निर्माण के समय एक युग्मक में
एक ही कारक उपस्थित होता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। द्विसंकर संकरण, दो जोड़ी विप्रियासी लक्षणों को ध्यान में रखकर किया गया संकरण द्विसंकर संकरण कहलाता है। जैसे बीजों का आकार और बीजों का रंग। मेंडल ने मटर के शुद्ध गोल एवं पीले बीज वाले पादप यानी RRYY वाले पादपों का संकरण शुद्ध झुर्रीदार व हरे बीज यानी स्मॉल RR स्मॉल YY वाले पादपों से करवाया। F1 पीढ़ी में गोल एवं पीले बीज वाले पादप प्राप्त हुए, अर्थात गोल एवं पीले बीज का कारक प्रभावी एवं झुर्रीदार तथा हरा कारक अप्रभावी था। F1 पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण कराकर F2 पीढ़ी प्राप्त की। F1 पीढ़ी के पादपों के उपयुक्त चारों कारक F2 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से प्रकट हुए, अर्थात इनके बीज गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार हरे प्रकार के थे। F2 पीढ़ी के पादपों में लक्षण अनुसार अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुआ। इसे ही द्विसंकर अनुपात कहते हैं। इसका जीन अनुसार अनुपात 1:2:2:4:1:2:1:1 प्राप्त हुआ। यह डायग्राम द्विसंकर संकरण को दर्शाता है। अब आता है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। दो या दो से अधिक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब मेंडल की वंशावली के नियमों का क्या महत्व है? अधिकांश हानिकारक घातक जीन अप्रभावी होते हैं। इस कारक प्रभावी जीन की उपस्थिति में रोग कारक नहीं रहते। पृथक्करण के नियमों से जीन संकल्पना को मजबूती मिली। इससे नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। इससे अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। इससे अधिक रोग प्रतिरोधी फसली पौधों को विकसित किया जा सकता है। मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा सुजननी की मेंडलों के नियमों पर ही आधारित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब फॉर माई नेक्स्ट अपडेटेड वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।